स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे हेरा जो ईसा का एक मिशन है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हेरा मिशन को समझने पहले समझिए डार्ट मिशन क्या था। तो क्योंकि ये डार्ट के बाद भेजा जा रहा है, तो डार्ट मिशन था द डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट। ये यूएसए के द्वारा किया गया था, जिसे 24 नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया फाल्कन 9 के ऊपर, और ये 26 सितंबर 2022 को जाके भिड़ गया, कबूम कर दिया टाइमॉस को। और ये जहाँ पे भिड़े हैं वहाँ पे समझिए एक मेजर एस्ट्रॉइड है, एक माइनर एस्ट्रॉइड है। माइनर एस्ट्रॉइड ऑर्बिट करता है, और रहा बात की एस्ट्रॉइड इतना छोटा है कि कोई टेलीस्कोप में ठीक से नहीं दिख रहा। मतलब आप देख सकते हैं ये 1-2 पिक्सल दिखता है रेडियो उस टेलीस्कोप में। तो हिसाब था कि आप कुछ कर रहे हो उसमें, कैसे पता चलेगा कि आपके इम्पैक्ट करने से कुछ बदला। तो हिसाब ये था कि जो इम्पैक्ट करेंगे डायमॉर्फस पे, उसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। अगर उसका ऑर्बिट चेंज हुआ वो तुरंत आप डिटेक्ट कर सकते हो कि मतलब टेलीस्कोप में, ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप में भी दिख जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजेस था। और रहा बात कि इसका पाथवे पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कलेक्टिव सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है उसका कुछ नहीं बदलने वाला है। तो इसको पकड़ा गया, साइज़ छोटा, और ये साइज़ इसलिए भी पकड़ा गया कि ये बहुत छोटा है, लेकिन मतलब हार्मलेस नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर धरती के एटमॉस्फेयर में घुस गया तो हमें कुछ नहीं होगा। ये एक शहर से लेके एक छोटा देश को उड़ा सकता है। तो ये बात समझना, और ये इतना छोटा कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो एक्चुअली इसी स्केल पे हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो बहुत पहले पकड़ा जाएगा, और पहले अगर आप पकड़ लेते हो बहुत आराम से मैनेज कर लेते हो। ये सब हम लोग को ढप्पा मार सकता है, हडिप्पा कर देगा। तो इसीलिए इसी स्केल पे ध्यान देना था। तो 26 सितंबर 21 में जाके भिड़ गया। मतलब ये एक्चुअल इवेंट है। ये मतलब लिटरली प्रोब अपलिंक कर रहा था डेटा भिड़ने से पहले का। ये मूनलेट है, मूनलेट पे टिटी जाके भिड़ा, और ये पूरा कैप्चर हो गया। तो ये समझिए, और इससे ऑर्बिट चेंज हो गया। ठीक है, ये हाइपोथेसिस था कि हम अगर किसी चीज़ पे मारेंगे उससे ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, हमने एक हाइपोथेसिस लिया, उसे टेस्ट किया, और रिजल्ट आ गया। अब रहा बात, ये मिशन किया गया था $320 मिलियन का। बहुत महंगा नहीं है कंपेयर टू बाकी सारे मिशन के हिसाब से। और ये अर्थ डिफेंस के लिए किया गया है। बहुत टाइम पहले ही, अराउंड कुछ साल पहले ही, नासा, ईसा, जैक्सा सब लोग मिलके एक प्लान बनाए हैं कि अर्थ का एक डिफेंस ग्लोबल ग्रिड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करें सिर्फ नासा संभालेगा, सिर्फ ईसा संभालेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कुछ सही में आ जाता है ऐसा एस्ट्रॉइड जो धरती से भिड़ने वाला है, हम लोग को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ सकता है। और उस केसेस में अगर पूरी पृथ्वी एज वन काम करेगी तो ही चांसेस होगा कि हम लोग संभाल पाएंगे। तो उसके लिए बैकग्राउंड में काम चल रहा है, और उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया गया था कि चलो टेस्टिंग तो करें। मतलब एक होता है कि एंड मौके पे आप टेस्ट नहीं करना चाहोगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है, टेस्ट पहले से कर लो। तो टेस्टिंग यही था। और अब हम लोग टेस्टिंग कर लिए, जाके भिड़ा दी। अब है कि और डेटा चाहिए। ये हमने कर दिया, लेकिन अभी भी वही दिक्कत है कि भैया इतना दूर से देख रहे हैं कि कुछ डॉट रहे। और ओरिजिनल जो था कि उसमें बहुत बड़ा मिशन प्लानिंग था वो, लेकिन फेल हो गया। तो ये मतलब कट डाउन था, इसीलिए ये सिर्फ जाके भिड़ गया। अब बात करते हैं हेरा, उसी मिशन का, मतलब जो मिशन पोर्टफोलियो बनाया गया था उसका सेकंड पार्ट है। ये मिशन का दाम है थोड़ा 290 यूरो, यानी कि ये थोड़ा महंगा मिशन है। और ये स्टडी करेगा। ये भी फाल्कन 9 के ऊपर लॉन्च किया गया है 7 अक्टूबर 2024 में, कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। और ये डायमोफस और एस्ट्रॉइड तक पहुंच जाना चाहिए दिसंबर 2026 में पहुंचेगा। और इनका एम जो है कि ये कुछ सारी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जैसे कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये ऑर्बिट करना लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में, यानी कि अ, हम लोग को प्लैनेट का ग्रेविटी में कैप्चर करना आता है, तभी हम लोग यहाँ से कुछ भेजते हैं वो मार्स पहुंच जाता है। बड़ा बड़ा ग्रेविटेशनल वेल जिसमें, उसमें आपके पास काफ़ी फ्रीडम रहता है, आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप इस तरह का छोटा छोटा एस्ट्रॉइड का बात कर रहे हो, उसका ग्रेविटी इतना कम है कि आपको ऑलमोस्ट मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो करना पड़ेगा, तभी आप उस पर कैप्चर हो पाएंगे। और कैप्चर भी बहुत हल्का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो टर्म। तो वो एक फचांग है। अब बोल रहे हैं यही साइज़ का हमारे लिए सबसे खतरनाक है। तो उस फचांग वाले एनवायरनमेंट में कौन मतलब उसको ठीक से ऑर्बिट कर पाता है, मैनेज कर पाता है कि नहीं, वो सब टेस्ट करना है। और ये इतना दूर है कि हम लोग धरती के कमांड भेज के नहीं कंट्रोल कर सकते। तो उसका ऑटोनमस एल्गोरिदम का काम है कि वो खुद ब खुद डेटा कलेक्ट करे, खुद ब खुद एनालिसिस करे, खुद ब खुद ऑर्बिट कीपिंग करे। तो ये उसका बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। और ये समझिए इसमें 2 एक्स्ट्रा क्यूबसाइट भी दिया गया है, क्योंकि थोड़ा-सा खतरा है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने भिड़ा दिया, उसमें कितना इजेक्टा निकला है, वो इजेक्टा का अगर एक क्लाउड बना रहेगा तो चांसेस है कि ये मेन जो शिप है बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकेगा, डैमेज हो जाएगा। तो क्यूबसाइट भेजा गया है, और क्यूबसाइट जो है 2 छोटे-छोटे हैं, वो उसमें उतना पावर नहीं है कि वो धरती तक बात कर सकें। तो वो बात करेंगे मदरशिप में, मदरशिप हमारे पास धरती में डेटा वापस भेज देंगे, मतलब इस पे। तो ये किया जा रहा है मिशन में। वही है हेरा मिशन पार्ट 2, कि मतलब हमने ठोक दिया, लेकिन ठोकने के बाद क्या हुआ? क्रैश इन्वेस्टिगेशन अब करना है।
अब बात करते हैं मिशन के बारे में। तो मिशन जो है ये लॉन्च कर दिया गया है और ये मार्स क्रॉस करना चाहिए इसको मार्च 2025 में। इसका ऑर्बिट में ये मार्स से थोड़ा-सा एनर्जी लेता है, डेल्टा वी लेता है। ये मैं बार-बार बोलता हूँ ना कि फाल्कन 9 में 3rd स्टेज ना होने के कारण उसको ये सब करना पड़ता है। अ, अगर ये स्टारशिप बना लेते हैं और उसमें 3rd स्टेज डाल पाते हैं कि छोटे मिशंस के लिए, आराम से वो ऐसा कर पाएँगे कि ये ऑर्बिटल असिस्ट की बा इतना छोटा-छोटा मिशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वही बात है कि रॉकेट है नहीं उस तरह का। और रहा बात की अच्छा तो बाकी रॉकेट क्यों नहीं? बाकी सारे रॉकेट का दाम इतना ज़्यादा है, ऊपर से उस सब में केडेंस नहीं है। यानी कि अगर आप यूएलए में बोलते हो कि हमको कल रॉकेट चाहिए, वो बोला सर 1 साल रुको तब जाके आएगा। तो इज़िली घूम फिर के सब चीज़ आ जाता है फाल्कन 9 में ही। सब लोग घूम फिर के फाल्कन 9 का जितना भी प्रॉब्लम है सब लोग झेल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है दूसरे के पास। तो इसीलिए फाल्कन 9 में हो रहा है ग्रेविटेशनल असिस्ट का कारण। और इसका रॉन्डेवू कि वो मार्च समझिए 2025 में मार्स की तरफ से ढप्पा मार लेगा। फिर उसके बाद दिसंबर 2026 में ये एक्चुअली पहुँच जाना चाहिए। और उसके बाद इसे स्टेबल ऑर्बिट अचीव करना है। ये बहुत तिगड़ा वाला बात है, क्योंकि बोल रहे हैं मतलब जाना नहीं कि जाके भिड़ गए, वो आसान है। आयरॉनिकली वो ज़्यादा आसान है। हम लोग मिसाइल बना लेते हैं, जो फाइटर जेट जो कि मैन्यूवर कर रहा है उसपे मिसाइल धड़ोच देते हो, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऑर्बिट करना ऑलमोस्ट मतलब समझिए एकदम हल्का ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो बहुत मुश्किल बात है, वो करना है। और वो सेफली हो जाए, सारा चीज़ डिटेक्ट कर लें, उसके बाद इसको 2 क्यूबसैट को लॉन्च करना है और दोनों अलग-अलग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही कॉपी पेस्ट है, दोनों अलग-अलग है। तो वो करना है और इसको करने के लिए इसमें 16 ऑर्बिटल थ्रस्टर्स है और 6 रिएक्शन थ्रस्टर्स है, मतलब बम बम दिया गया है, क्योंकि बिना उसके वो होगा नहीं। ये स्टेशन कीपिंग इनका इतना फचांग है कि जब तक बम बम ताकत नहीं रही थ्रस्टर्स में नहीं कर पाएँगे। तो ये सब करना और ये उसका एक्चुअल लॉन्च हो गया है, एक्चुअल फुटेज है लॉन्च होते हुए। तो मिशन चल रहा है, अभी थोड़ा दिल्ली दूर है, मतलब बोल रहे हैं दिसंबर 2026 है, तो मतलब हम लोग को इसका डिटेल आना शुरू होगा जनवरी 2026 में। तो अभी दिल्ली थोड़ा दूर है। अब बात करते हैं इसमें डाला क्या गया है, डाला तो बहुत चीज़ गया है, लेकिन ये कुछ-कुछ बड़ा-बड़ा बताया। जैसे सबसे बड़ा है एस्टेरॉयड फ्रेमिंग कैमरास एएफसी। यहाँ पे 2 कैमरा लगाया गया है, क्योंकि बोल रहे हैं सबसे मेन बात है कि आप सटल बॉडी पे सटल ग्रेविटी में सटली ऑर्बिट कर सको। तो उसके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखने के लिए कैमरा डाला गया है, ये वाला कैमरा जो है, और 2 ठो डाला गया है। और चूँकि ये नेविगेशन कैमरा ज़्यादा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, फुल ये 1024 1020 इसका रिज़ॉल्यूशन है। और 24 नहीं है, मैं श्योर हूँ कि 24 बनाया गया होगा, बस वो 4 पिक्सल ये कर दिए होंगे। डार्क पिक्सल कर दिया जाता है। सेंसर में कई बार डार्क पिक्सल रखे जाते हैं कि आपका ये एक्टिव है, ये डार्क है। वो डार्क इसलिए रखा जाता है कि उससे इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जो बन रहा है, मतलब हर सेंसर का एक अपना नॉइज़ सिग्नेचर होता है। फोटोन का सिग्नेचर हटा दीजिए, सिर्फ़ इलेक्ट्रिकल ले लिए, तो वो कंप्यूटर में एक डेटा टैग बन जाता है कि ये पिक्सल का डेटा लो, इससे नॉइज़ कैंसलिंग करो। तो इसीलिए मुझे ये नंबर बड़ा ऑड लगा, इसीलिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि 1024 सेंस बनता है, 1K हो जाता है, लेकिन ये 1020 क्यों रुक रहा है? तो चांसेस वही कि 4 पिक्सल दोनों तरफ में ये किया हुआ डार्क पिक्सल रखा गया है। और वो हर कैमरा में होता है। आपका डीएसएलआर में लीजिए, मिररलेस में, सब में थोड़ा-सा पिक्सल डार्क पिक्सल रखा जाता है। फिर हो गया हाइपर स्पेक्ट्रल, एक कैमरा डाला गया, ये छोटा-सा हाइपर स्पेक्ट्रल है। हाइपर स्पेक्ट्रल का फ़ायदा ये होगा कि ये एक्चुअली ऑलमोस्ट सारा इस वेवलेंथ को दिखा देता है, रेड से लेके थोड़ा-सा अल्ट्रावायलेट तक, अल्ट्रावायलेट बोल रहा हूँ, इंफ्रारेड तक। तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आप देख रहे हैं, नॉर्मल फ़ोटो लेते हैं, वो 2D फ़ोटो है, ठीक है? एक्स, वाई में आपको इंटेंसिटी बताता है। अब उसमें अगर आप हाइपर स्पेक्ट्रल करते हैं, तो अलग-अलग वेवलेंथ, यानी कि इस केस में 40 वेवलेंथ है, जो कि रेड से शुरू होके जाता है आपका इंफ्रारेड तक। उसमें वो इतना डिटेल निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर क्यूब, यानी कि वो फोटो रहेगा, उसमें एक डेप्थ रहेगा। अब वो डेप्थ में अलग-अलग वेवलेंथ में, यानी कि रेड का ये वेवलेंथ पे कैसा बिहेव कर रहा है, ब्लू का ये वेवलेंथ पे कैसा बिहेव कर रहा है, वो सारा से एलिमेंटल एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा हम लोग धरती में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फार्मिंग के ऊपर आप प्लेन उड़ाओगे या ड्रोन उड़ाओगे, वो हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा से खींच लेगा, बता देगा कि आपका पेड़ में पानी कम हो रहा है कि नाइट्रोजन कम हो रहा है। सैटेलाइट सब में भी डाला जाता है। हाइपर स्पेक्ट्रल एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आप मतलब जितना वेवलेंथ को आप ऐड कर सको कर लो, और मतलब समझिए बेसिकली आप स्लाइस बाय स्लाइस फोटो खींचते जा रहे हो, जिसमें एक स्लाइस है आपका रेड पे, एक है थोड़ा-सा ब्लू पे, थोड़ा-सा उससे ज़्यादा ब्लू पे, ऐसे-ऐसे करके करते जा रहे हो। कहने को आपका ब्लैक कलर कैमरा भी 3 स्लाइस पे करता है, लेकिन 3 काफ़ी नहीं, साइंटिफिक लेवल पे। तो यहाँ पे आई थिंक 24 स्लाइस है। तो हाइपर है, और चूँकि उतना फचांग करने के लिए लाइट को एक मिरर से ले रहे हैं, जो इसका ये मिरर है, मिरर से जाके वो स्लिट में जा रहा है। स्लिट से उसे एक प्रिज़्म में डाल रहे हैं, मतलब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में वो फैला दे रहे हैं। अब बोलेंगे भैया स्लिट कर रहे हैं तो 2D फ़ोटो आएगा, मतलब एक लाइन आएगा बस। हाँ, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बाद वो एक सेंसर में जा रहा है। सेंसर में है कि ऊपर में अगर आ रहा है तो ये स्पेक्ट्रम है, नीचे आ रहा है ये स्पेक्ट्रम है, वो आ जा रहा है। तो बोले ये तो 2D डेटा हुआ ना, एक्स, वाई आपने बता दिया। एक्स, वाई का आपको ब्राइटनेस मिल रहा है अलग-अलग में, लेकिन पूरा 3D कैसे होगा? 3D करने के लिए ये मूव करेगा, यानी कि जो आपका
प्रोब है वो फिक्स थोड़े रहेगा, वो पहले घूमेगा तो उसी से वो लाइन स्कैनर, जैसे आपके स्कैनर में होता है ना स्कैनर बेड, ऐसे-ऐसे लाइन जो खींचता है, उसी को हम लोग कहते हैं पुश ब्रूम स्कैनर। तो कई बार सैटेलाइट सब में जब डालना रहता है तो पुश ब्रूम ही यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत फचांग हो जाएगा आपको। अगर ऐसा करना पड़े कि एक काम करो कि रेड को अलग सेंसर में डाल दो, ब्लू को अलग सेंसर में डाल दो, ऐसा किया जाता है। जैसे आदित्य मिशन में था कि रेड अलग में है, ब्लू अलग में है, ग्रीन अलग में है, इंफ्रारेड अलग में है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा करना फचांग बढ़ जाता है, इसीलिए ये हाइपरस्पेक्ट्रल यूज़ किया गया है और ये कंपनी बेचती है, आप चाहें तो अपने क्यूब सैटेलाइट में लगा सकते हैं। फिर हो गया थर्मल इंफ्रारेड ये इमेजर है, ये जापान का दिया हुआ है। ये है कि सन से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और उससे भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद एक पतीला है, PALT पल्टी, ये लेज़र रेंज फाइंडर है, ये है मतलब लेज़र मारेगा और ये टेलीस्कोप का बाउंस बैक करके कलेक्ट कर लेंगे। ये अच्छा खासा बता पाएगा डिस्टेंस कितना है, क्योंकि बोल रहे हैं वहाँ पे आप रेडियो पे उतना भरोसा नहीं करना चाहोगे, थोड़ा ज़्यादा हाई रेज़ोल्यूशन चाहिए, तो ये हाई रेज़ोल्यूशन डेटा दे देगा। ऐसे खूब सारे छोटे-छोटे सेंसर तेल दिए गए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट दिया गया बढ़िया से भर के। अब बात करते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं? पहले आप 300 मिलियन लेके ठोक दिए, फिर आप फिर 300 से ज़्यादा मिलियन लेके जा रहे हो, ऐसा क्यों है? बात ये समझिए कि अगर फ़ॉलो अप स्टडी नहीं करते, हमको बस ये पता है कि हमने कुछ किया, उससे कुछ हुआ। अगर उसका डिटेल नहीं पता है, तो आप बस तुक्का मार रहे हो। अब मान लीजिए कल को कोई एस्टेरॉयड आ जाता है और हम लोग कुछ लॉन्च कर देते हैं, उसका रिज़ल्ट भगवान भरोसे होगा, वो आप कभी नहीं चाहोगे। ये ऐसी बात होगी कि आपकी गाड़ी का एयरबैग है जिसको कभी टेस्ट ही नहीं किया गया कि एयरबैग काम करता भी है या नहीं। तो ऑब्वियसली जैसे आपका गाड़ी को क्रैश करके ही ना उसकी क्रैश रेटिंग दी जाती है, सेम यही कर रहे हैं कि हम लोग का प्लान है कि धरती के लिए एक डिफेंस ग्रिड होना चाहिए कि कोई एस्टेरॉइड बोलेगा हम धप्पा मार देंगे तो हम लोग बोलेंगे अरे हटो यार, टाइम मत वेस्ट करो। तो वो करने के लिए पता होना चाहिए कि होता क्या है। जैसे कि ये अभी सिमुलेशन है हमारे पास की, और वो भी सिमुलेशन एक्यूरेट नहीं हुई, डेटा उतना एक्यूरेट नहीं है। डेटा क्यों नहीं एक्यूरेट है? क्योंकि बहुत दूर है और प्लस वो इतना छोटा है कि हमारा टेलीस्कोप बहुत छोटा सा दिखा रहा है। तो वहाँ जाके जब एक्चुअली स्टडी करेंगे तो पता चलेगा क्रेटर कैसे बना, उससे पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, क्या मतलब वो एक बड़ा पत्थर है, क्या स्मॉल स्मॉल ग्रेवल का कलेक्शन है, पूरा डिटेल जो है अभी बहुत स्लॉपी है हमारे पास। जब वहाँ जाके स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। और इससे एक चीज़ पकड़ना है कि काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड का जो है कि डिफ्लेक्शन कर देंगे हम एस्टेरॉइड का, वो कितना इफेक्टिव है। जैसे मान लीजिए हमने डार्ट मिशन में प्लानिंग किया कि हम डालेंगे और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका 80% एनर्जी ट्रांसफर हो गया। ये जाके पता था कि सर 80% नहीं हुआ है, सिर्फ 20% हुआ है। तब हमें दूसरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि भैया थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ाओ, या पता चल जाता है कि 80% का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ट्रांसफर हुआ एनर्जी, मतलब आप वेलोसिटी और फाइनल इम्पैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ऊम्फ, आपको वजन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, आप कैलकुलेट कर लो कि कितना जोर से आप भिड़े। तो उससे कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ वो आप कैलकुलेट करना चाहोगे। वो और डेफिब्रेशन, क्योंकि मतलब एनर्जी ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ गया उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, उससे इजेक्टा में बहुत एनर्जी वेस्ट हुआ। इजेक्टा कैसे स्टडी करेंगे? उसके लिए आपको क्रेटर को स्टडी करना पड़ेगा। तो वो सबसे पता चलेगा कि ये डिफ्लेक्शन का स्ट्रैटेजी जो है कितना इफेक्टिव है। मान लीजिए पता चलता है कि उतना इफेक्टिव नहीं जितना सोचा, ठीक है कि अब ये होगा कि अगर कोई सही में कोई मिशन पे करना पड़ रहा है कि धरती के लिए बचाना, तो उसमें डबल पावर कर देंगे कि भैया एकदम धड़ो चलो इसको। और या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, यानी कि इमरजेंसी में भी मिशन बना लेंगे, सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब अभी तुक्का है, वो एब्सोल्यूट चाहिए। और मोमेंटम ट्रांसफर अननोन है अभी। वही सबसे मेन दिक्कत वही कि हमने मार दिया, असर हो गया, ठीक है, लेकिन मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, बिना हाई रेजोल्यूशन डेटा के नहीं पता चल सकता है। और उसी के लिए ये सब मतलब 2 क्यूबसाइट डाला गया है, ट्विन ट्विन करके फेंकेंगे। और ये क्यूबसाइट में भी इनका दिक्कत है कि जनरली क्यूब सैटेलाइट आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्प्रिंग से फेंका जाता है। वहाँ पे अगर वो स्प्रिंग से फेंके वो बाहर चला जाएगा, वो ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा। तो इसको एकदम ढक्कन खोल के ऊपर लाएँगे, स्प्रिंग तब भी पकड़ा है, फिर एक छोटा-सा छोड़ेंगे ऐसे, एकदम छोटा-सा, मतलब क्योंकि आप कस के फेंकिएगा ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। क्योंकि बोल रहे हैं बहुत छोटा ऑर्बिटल है। तो वो सारा का स्टडी करना, सीखना, समझना वो सारा फचांग है। और जितना ज़्यादा डेटा रहेगा सेफ्टी उतना अच्छा रहेगा। बोल रहे हैं आप कभी भी जैसे एक गाड़ी बना है उसका एक ठोक के टेस्टिंग करोगे तो वो बहुत भगवान भरोसे चल रहे हो। जनरली 5 या 6 मॉडल करते हैं। तो ये वही वाली बात है कि हम लोग को चाहिए कुछ जो धरती को सेफ रख सके, क्योंकि बहुत बार हो चुका है, एस्टेरॉइड आ चुका है। रशिया में तो एक बार पर्सनली अंदर घुसने पे आ गया था। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ढप्पा मारने आ गया और हमारे पास कोई तरीका नहीं रहा डिफेंस करने का, हम लोग भी वही म्यूज़ियम में चले जाएँगे जिस म्यूज़ियम में डायनासोर को रखे हुए हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है और ऐसे ही होता है। आप टेस्टिंग करते हो, हाइपोथेसिस प्रूव होता है और फ़ॉलो अप स्टडी करते हो ताकि एकदम प्रिसाइज़ली बता सके। बोले साइंस में सिर्फ ये काम है, ये होता है, वैसे तो कोई भी बता देगा, कोई भी तुक्का बता देगा। लेकिन कैसे हो रहा है, क्या रेशियो है, प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है? प्रिडिक्टिविटी ही सारा खेल है कि अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सर हम ये इम्पैक्टर लेके ये ऐसे भिड़ाएँगे, इससे इतना असर चेंज हो जाएगा विदिन टॉलरेंस, क्योंकि कुछ भी बोल सकते हो, अरे देखिए कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे थोड़ी चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा देखो 80 टू 90% एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा।
और उसके अंदर आपका आता है तब कहा जाएगा आपका अच्छा मैथमेटिक्स है। तो वो कैसे चेक करोगे? फ़ॉलो अप स्टडी से। तो वही है ये। इसीलिए इस पे इतना खर्चा किया जा रहा है। अच्छा है, सटल मिशन है, धीरे-धीरे काम हो रहा है, लेकिन हमारा इंसानियत का आर्सेनल में बम-बम औज़ार आ जाएगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन ईसा का हडप्पा मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चला कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।